हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान। यूट्यूब के लर्निंग पाठशाला चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो आज हमारा ये जो है प्रैक्टिस सेट है। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और ये सीडीपी का है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाती हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे कि और भी लोगों के पास ये क्वेश्चंस पहुंच जाएं। और लाइक करें वीडियो को, और जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है उन लोगों के पास तक पहुंच जाए, तुम लोगों तक पहुंचता रहे। और जो डिस्क्रिप्शन है या कमेंट बॉक्स से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जहाँ से अगर आप लोग चाहेंगे तो इनकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनकी PDF में मिल जाएगी। तो हमारी जो सीरीज़ है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि assertion a child's development progress can be accurately measured by comparing her rate of development with the other children of some age, and reason R जो है pattern and the rate of development of children is uniform and remains same for all children across cultures। तो इसमें कहा गया है कि जो कथन ए है, कथन ए एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चों के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो ये जो दोनों बातें हैं ये दोनों सही है या गलत है ये बताना है। तो क्या जो बच्चों में विकास होता है सभी संस्कृति में, सभी परिवेश में समान रहता है? नहीं रहता है। और ना ही कि विकास की तुलना का सटीकता मापा जाए उस उम्र के बच्चों से, ये भी सही नहीं है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए चाइल्ड लर्न्स टू हॉप एंड जंप बिफोर लर्निंग टू प्ले फुटबॉल। Which principle of development does this illustrate? यानी इसमें पूछा गया है कि जो एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांगे मारना सीखती है, ये विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो जब वो फुटबॉल से पहले कूदना और छलांगे मारना सीख रही थी, तो वो अपनी फुल यानी कि जो बड़ी मसल्स हैं, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, तो उसको वो यूज़ कर रही थी। लेकिन जब वो फुटबॉल खेलेगी तो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनका यूज़ करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, जिसको सेफेलोकॉर्डल बोलते हैं, समीप दूराभिमुख या समीपस्थ दूरस्थ विकास। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही, केंद्र से बाहर की ओर विकास। और शीर्षागामी क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिर से पैर की ओर। ये जो है सेकेंड वाला है, ये प्रॉक्सिमोडिस्टल है। ये क्या है, ये जो समीपा दूरा विकास है ये क्या, ये है प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। और ये है सेफेलोकॉर्डल, ये है सिर से पैर की ओर, सेफेलोकॉर्डल। ये सिर से पैर की ओर होता है, हेड टू टो जाता है, हेड टू टो। और ये सेंटर टू पेरीफाई, यानी केंद्र से बाहर की ओर। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? विकास आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, सही नहीं है पूछा गया है। जो सही नहीं है, विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है और ये सही है। जो सही नहीं है तो वो ये है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, इसी वजह से ये सही है क्योंकि सही नहीं पूछा गया है।
तो क्या होता है, विकास जो है वो विकास की दर हमेशा एक समान नहीं चलती है, ना ही सब में एक समान चलती है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Assertion A, children pick up ways of behaving appropriately as per their culture from their friends, media and various other source। यानी पूछा क्या है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। सही विकल्प चुनें। तो ये जो है कि ये सही कहा गया है कि दोस्तों, मीडिया कई स्रोतों से सीखते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जो औपचारिक अनौपचारिक साधनों के जरिए से होती है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर चिल्ड्रन हु आर इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। इसमें पूछा गया है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित हो। ऐसी समस्याएं देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि शिक्षिका को करना चाहिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के लिए? तो जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो अमूर्त संरचनाओं को सरोकार नहीं हो सकता, ना ही ऐसी समस्याएं जो उच्च स्तर की हों, और ऐसी समस्याएं देनी चाहिए तर्कपूर्ण वैज्ञानिक, ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या होगा कि विचारों और वस्तुओं को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। यानी जो वस्तु हैं और विचार हैं उनको मूर्त तरीके से कराकर वर्गीकृत कराने के मौके देने चाहिए। तो इसका फिफ्थ का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ था, अब है सिक्स्थ में है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डज द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दैट सिम्बल्स कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स बाय स्किल वी विल जनरेट एन इमेज इवन व्हेन एब्सेंट। यानी इसमें है कि जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व परंपरागत अवस्था इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जीन पियाजे की नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें कौन सा होगा ऑप्शन? तो इसमें जो है कहा गया है कि जो बच्चा है ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में बच्चा समझ बना लेता है। प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसका आंसर, तो इसमें अब ये तीन अवस्थाएं बची हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। तो इसमें जो है कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है इसमें ही बच्चा जो है कि जानने लगता है कि साइकिल क्या है। अगर साइकिल बोला जाए तो वो समझ जाता है कि इस साइकिल के बारे में बात कही गई है। तो 6 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि Arnav struggles with addition of 3-digit numbers on his own, but is able to do so with support from the teacher in Lebowski theory. This highlights, यानी आनव जो है 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसे करने में सक्षम है। लेबैगोस्की की सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्वलन, परिपक्वता या प्रतिवाद। तो इसमें जो है कि वह जो मदद से कर रहा है, जो
ये जो शिक्षिका है आनब 3 अंकों की संख्या को जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। तो जब उसे मदद मिल जाती है तो वो इसमें सक्षम हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो लेव वैगोस्की के सिद्धांत के अनुसार ये क्या दर्शाता है। तो इसमें आना पूछा गया है, तो ये जो है कि जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, रीइंफोर्समेंट, मैचुरेशन, एसेंबलाइजेशन, तो लेव वैगोस्की ने स्कैफ फोल्डिंग दिया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल दिया गया है, ZPO दिया है, और उसके बाद में वो MKO दिया गया है। तो इसमें जो है लेव वैगोस्की का पूछा गया है जो हेल्प दे रहा है तो वो होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिजिटल होगा। इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसे हेल्प जो दी जा रही है तो वो जो प्रोसेस होगी तो वो आएगी इसमें समीपस्थ विकास क्षेत्र, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लेव वैगोस्की लर्निंग इज, यानी लेव वैगोस्की के अनुसार अधगम क्या है? ज्ञान के निर्माण की सक्रिया है, ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, अभ्यास व दोहराव की प्रक्रिया है, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। तो लेव वैगोस्की के अनुसार जो अधगम है, अब इसमें ये सक्रिया लिखा हुआ है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय होना है या ज्ञान प्राप्ति की एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं होगी, ना ही अभ्यास और दोहराव होता है, या उद्दीपन प्रतिक्रिया के संबंधों की प्रक्रिया है। तो मुझे ये फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है इसका, कि ज्ञान के निर्माण में सक्रिय होना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट में बताएं, और ये जो वीडियो है इसको शेयर कर दें और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि शेयर करेंगे तो सभी लोगों के पास पहुंच जाएगी ये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसना डज गुड बिकॉज शी वुड लाइक टू बी सीन एज गुड बाई अदर पीपल एट विच स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज द अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। यानी आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? यानी कि वो दूसरों के द्वारा खुद को अच्छा जताना चाहती है, तो ये किस में आएगा? यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली बात इसमें कही गई है। तो इसमें क्या होगा? पूर्व पारंपरिक होगा, उत्तर पारंपरिक होगा, अमूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा, क्योंकि ये जीन पियाजी का है, लॉरेंस कोलबर्ग का पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पारंपरिक स्तर हो जाएगा, जो कि इसमें आता है ये। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही है 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी में तो आप लोग, अगर मैं इसमें ही पूरा बताऊंगी तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने में। आप लोग एक बार कोई वीडियो जो है टॉपिक वाइज बनी हुई है उनको देख लें तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया है। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तकें सीखने का एकमात्र स्रोत है। बैठने की व्यवस्था पूरी तरह तय होती है। पाठचर्या मानकीकृत होता है। तो इसमें यह पूछा गया है कि जो प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, तो सीखने का स्वरूप जो है वो सामाजिक होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस ऑन, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फेसिस पूछा गया है, डी एम्फेसिस नहीं पूछा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधगम, बच्चों के लिए केवल संज्ञानात्मक विकास से संबंधित पहलू, या राष्ट्रीय पाठचर्या के मानकीकरण पर, या बच्चों के स्मरण और कौशलों के मापन पर। तो इसमें जो है कि जो लचीला होना चाहिए, बहुस्तरीय गति आधारित अधगम होना चाहिए, इस पर बल दिया गया है, तो इसका 11 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शंस फिट्स द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस प्रपोज्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर। इंटरपर्सनल की बात कही गई है, एक इंट्रापर्सनल होता है और एक इंटरपर्सनल होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतवैयक्तिक वृद्धि का उल्लेख करती है? यानी कि ऊपर से हम देख सकते हैं, क्योंकि इसमें शब्द बदल के भी आते हैं हिंदी में,
तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटरपर्सनल लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल। तो इंटरपर्सनल किससे रिलेटेड होता है ये पूछा गया है, मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता से, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता से, दूसरे के विचारों व इच्छाओं की समझने की क्षमता से, या खुद को समझने की क्षमता से। तो इसमें जो है कि ये जो इंटरपर्सनल होता है इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ये दूसरों को समझने में क्षमता प्रदान करता है, और खुद को समझने में इंट्रापर्सनल होता है। इंटरपर्सनल दूसरों को समझने में, और इंट्रा होता है खुद को समझने में, खुद की क्षमता को समझने में इंट्रा आता है, इंट्रा। और इसमें क्या होता है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है 12 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि डॉट डॉट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बायगॉस्कियन कंट्रीविज्म, यानी बायगॉस्की की संरचना में किसकी भूमिका अहम है, भाषा, परिकल्पना, स्कीमा विकास, या इनाम व सजा। तो इन्होंने समाज, संस्कृति और भाषा को महत्वता दी गई है, उसमें से इसमें भाषा दिया गया है, तो 13 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड आर टीचर यूज्ड टू असिस्ट चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए, कक्षा में की गई अंतःक्रिया, परियोजना, पोर्टफोलियो, या आत्म आकलन। तो इसमें से किसका उपयोग करना चाहिए, तो इसमें से चारों का उपयोग करना का चाहिए, परियोजना हो, पोर्टफोलियो, आत्म आकलन हो, कक्षा में अंतःक्रिया हो। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन सही है, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 15 है कि द पर्पज ऑफ असेसमेंट एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, विद्यार्थी का उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उनकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके, विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। तो जो मूल्यांकन का उद्देश्य है वो है विद्यार्थी को कक्षा तथा बाहर कैसे सहायता, कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सके। तो इस 15 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज अ बैरियर टू इंक्लूजन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है, कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित हो, सामग्री बाधक पूछा गया है, समावेशन में जो बाधक है, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, शिक्षार्थी सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, ये सही है, सभी को प्रोत्साहित करें, अधगम के व्यक्तित्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाए, ये भी सही है, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाए, ऐसा नहीं है, सभी विद्यार्थियों को देखकर सभी विद्यार्थियों की जरूरतों को समझकर किया जाना चाहिए, तो यही बाधक है इसमें। तो 16 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरियर टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, यानी इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है, शैक्षिक स्थानों तक पहुंच, अधिकारों में समता, भाग लेने में अवसर, सामाजिक वर्तिकाग्र। तो जो हाशिए की जो समूह में विद्यार्थियों को शामिल होने करने में बाधा उत्पन्न करता है तो वो जो है वो है सामाजिक वर्तिकाग्र, यानी समाज के द्वारा जो वर्तिकाग्र जो बनाए गए अलग अलग नियम उनके द्वारा। तो इसका 17 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है, डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। तो इसमें क्या पूछा गया है, लिखने से संबंधित पूछा गया है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। तो 18 का सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस बिल hinder the successful inclusion of auditory learners
इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। विद्यार्थी को अपने आसपास से बात करके सोचने दें, ये तो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा क्योंकि बाधा के बारे में पूछा गया है। विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। बाद में उपयोग करने के लिए टैब पर दत्त कार्य का निर्देश करें, ये भी इनको बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें, ये भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। मतलब उनकी जो बाधा उत्पन्न ना हो, तो इसमें कहा गया विद्यार्थी को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, तो ये बाधा उत्पन्न करेगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 19 का। अब 20 है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टूडेंट विद गिफ्टेडनेस। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति। तो प्रतिभावान विद्यार्थी के बारे में पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा सोच में सटीकता की आवश्यकता। तो 20 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टीचर wants to facilitate comprehension skills among her students. Which of the following should be avoided by her for this purpose? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किस से बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्रण, संदर्भहीनता, रूपरेखीकरण या सारांशीकरण। अपने विद्यार्थी को बोध कौशल को सुसाध करना चाहती है, इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसमें जो है संदर्भहीनता जो है इससे बचना चाहिए, तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग ऑफ ए कॉन्सेप्ट ए टीचर शुड। विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें, विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर दें, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करें। तो इसमें यह है कि जिससे बचना चाहिए, निम्न से क्या करना, बचना नहीं चाहिए। शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। तो 22 का सेकेंड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट फेलियर इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। अगर आप लोगों को सेशन ये अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? बोरियत, तनाव, जिज्ञासा या भय। कौन सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये पूछा गया है। तो सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो बोरियत, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो बोरियत, तनाव और भय तो नहीं है पूछा गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जिज्ञासा। तो 23 का थर्ड ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि while teaching a concept a teacher is giving an example that has the most important core features of the category associated with that concept such an example is called। यानी इसमें एक संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक को ऐसे उदाहरण दे रहा है जिससे उस संप्रत्यय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं, ऐसे उदाहरण को डॉट डॉट कहा जाता है। एक भ्रांति, एक गैर उदाहरण, एक आद्य रूप या एक अपवाद। ऐसे उदाहरणों को क्या कहा जाता है? एक आद्य रूप कहा जाता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई इनकरेजिंग स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज टू रीच अ स्पेसिफाइड गोल ए टीचर इज फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ। यानी एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास को सुगम बना रहा है? तो इसका क्या होगा? घोषणात्मक ज्ञान, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञा, रटकर याद रखना।
तो इसका क्या हो जाएगा, 25 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिसंज्ञा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। while conceptualizing teaching learning process national curriculum framework 2005 emphasizes upon the importance of। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देगी? सक्रिय जुड़ाव, बातचीत, वेधन और बार बार अभ्यास, सामग्री को रट कर याद करना, उत्तेजना, प्रक्रिया, संग। तो इसमें से कौन सा फर्स्ट होगा कि सक्रिय जुड़ाव और बातचीत इसमें महत्व देगी 2005 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, द स्कैफोल्ड स्टूडेंट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ए टीचर शुड। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें, विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं और उन्हें इसे नकल करने के लिए कहें, ऐसे संकेत जो दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें, जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा थर्ड, ऐसे संकेत दें जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करें। यानी कि स्कैफोल्डिंग का मतलब पूरा कार्य करना नहीं, उसे सिर्फ एक संकेत देना है। तो 27 का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ए टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट फॉर शेयरिंग देयर मिसकॉन्सेप्शंस एंड अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस। इसमें है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें है कि जो दिया गया है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को विद्यार्थी को उनकी भ्रांतियों वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। इसमें ए तो सही है पर हमेशा आधारहीन हो जिसके प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं, तो लेकिन आर गलत है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में, लर्न हेल्पलेसनेस occurs when a student believes that। यानी अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि क्षमता में सुधार हो सकता है और उसका ध्यान महारत के लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उसका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं, शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित हैं। तो उसे लाचारी कब महसूस होती है जब विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षिक गतिविधियों का परिणाम अनियंत्रित है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, और आप लोग बताएं कि कैसी लगी वीडियो, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें जिससे कि सभी लोगों के पास पहुंच जाए। और मुझे भी अच्छा लगता है कि इतने लोग वीडियोस देख रहे हैं और उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। यानी निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए करना, ये आंतरिक नहीं है, बाह्य है। गतिविधि में रुचि के कारण शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, ये भी बाह्य है। प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन, ये भी बाह्य प्रेरणा है। तो ये सिर्फ सेकेंड ऑप्शन सही होगा 30 का, ये आंतरिक प्रेरणा है। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए। आप लोग कमेंट में बताएं आप लोगों के क्या स्कोर रहे, क्या मार्क्स रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कर दें जिससे सभी लोगों के पास पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जो लोग न्यू हैं, और बेल आइकन दबाएं जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो टेलीग्राम है उसे भी ज्वाइन कर लें जिससे कि वहाँ से आप लोगों को अगर PDF चाहेंगे तो ये जो क्वेश्चन हैं इनकी PDF मिल जाएगी।